हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज सौरभ एंड यू आर वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस विद्युत धारा। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे न्यूमेरिकल, कुछ डेफिनेशंस, यूनिट्स और भी चीजें इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो ओम्स लॉ हो गया, ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम आपको पता है सबसे पहला टॉपिक होता है करंट का। तो करंट अगर नॉर्मली बात करते हैं इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज फ्लो होते हैं उसी को बोल देते हैं करंट फ्लो हो रहा है। अब चार्ज क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। जो चार्ज होते हैं ये आपके एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से तो फ्लो होते हैं, क्योंकि जो एटम होता है उसमें तो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। तो आपने कभी प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो होता इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं। एक्चुअली मान लीजिए एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। अब इनको क्या है, इनको एक मेटालिक वायर से सपोज कनेक्ट कर दीजिए। तो अब जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए इसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर होने लगता है। और कब तक, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हाई से लो की तरफ फ्लो होते रहते हैं। और तब तक जब तक कि बराबर ना हो जाए। तो और जब बराबर हो जाएंगे तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। इसीलिए हमें करंट को मेंटेन रखने के लिए कि करंट लगातार फ्लो होता रहे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और जिसकी वजह से लगातार करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो चार्ज क्या होते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो चार्ज के फॉर्म में हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या चार्ज कह सकते हो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर करंट के रेफरेंस में बात करेंगे तो नेगेटिव ही होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे पॉजिटिव भी हो सकते हैं चार्जेस। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है तो आपको मैं बता देता हूं, इसकी यूनिट होती है कूलाम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आगे की बात करते हैं तो 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, ऐसे इसकी स्मॉल यूनिट्स और भी हो जाती हैं। 1 नैनो कूलाम, 1 मिली कूलाम 10⁻³ हो जाता है कूलाम। और माइक्रो ये m नहीं है, ये ऐसे सिंबल बनता है, मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम्स, और ये होता है 10⁻⁹ कूलम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। इसी से रिलेटेड क्या होता है, करंट का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि हमें करंट पढ़ना है तो हमें चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। अब अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट क्या है, तो मैंने पहले आपको करंट को ना मैं फॉर्मूले से समझाता हूं आपको। देखिए, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो उससे मैं सब कुछ आपका क्लियर कर दूंगा। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल टू Q/T होता है। मैं स्मॉल q यूज कर लेता हूं। यहां पे ये जो q मैं यूज कर रहा हूं, मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, चार्ज, ठीक है। कुछ बुक्स में स्मॉल q, कुछ बुक्स में कैपिटल Q यूज किया गया है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये क्या है, आवेश जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब I यानी कि करंट, धारा, आवेश और समय यानी कि टाइम। इसमें क्या है, आप देखिए करंट कैसे पता लग रहा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअली चार्ज फ्लो हो रहा है और कुछ टाइम में फ्लो हो रहा है। तो अगर हम टाइम को क्या कर दें, 1 सेकंड कर दें, टाइम कितना कर दें, 1 सेकंड कर दें, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, सिर्फ Q आ जाएगा, है ना। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि कितना चार्ज जो है वो पर सेकंड फ्लो हो रहा है, हम उसे ही बोल देंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को डिवाइड बाय टी करते हैं तो एक टर्म यूज किया जाता है, द रेट ऑफ। क्या यूज किया जाता है, द रेट ऑफ, ठीक है। द रेट ऑफ टर्म यूज किया जाता है जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला बहुत ही कॉमन आप लोगों ने पढ़ा होगा, W/T। क्या होती है डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। ऐसे ही इस वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो टी का जब डी डिवीजन करते हैं तो द रेट ऑफ का वर्ड यूज किया जाता है। तो यहां भी हम अगर उस वर्ड को यूज करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट हो जाता है। और एक्चुअली जो चार्ज था वो क्या था, तो चार्ज जो होती है एक मैटर की प्रॉपर्टी ही तो होती है। जैसे मास होता है मैटर की प्रॉपर्टी, ऐसे ही चार्ज भी तो मैटर की प्रॉपर्टी होती है। वो ये बताती है कि वो पर्टिकुलर मैटर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किसी को रिपल करेगा या किसी को अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज एक फिनोमेना आप कह सकते हो किसी भी मटेरियल का है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे बताओ कि 1 कूलाम में कितने चार्जेस होते हैं, है ना। तो अब आपको पता है कि हमने क्या बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। हमने क्या बताया अभी आपको, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। मान लीजिए हमने आपको बताया कि करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक्चुअली चार्ज का निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इंटू 2 कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इंटू 3 कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इंटू 4 कर दो, अगर यहीं पे n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो n कर दो, है ना। E का मतलब है इसको हम E से भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर किसी में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये पता करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें ये पता लग जाएगा कि किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज है ना। उसमें ये पता कर लें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब हमें अगर निकालना है कि क्यू की जगह सर 1 कर दीजिए कि 1 कूलाम है, तो हमें बताओ n क्या होगा। क्यू की जगह हम मान लें कि 1 कूलाम है, आपसे पूछ ले n क्या होगा, तो अगर यहां निकालना है आपको तो क्या कर दीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज दीजिए, तो 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको नीचे भेज दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस 19 को ऊपर ले जाइए तो पॉजिटिव हो गया, इसको जब डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 1.6 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625, है ना। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो आपका n आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई यूनिट मत लगा देना, इट इज अ नंबर कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सोचिए 625 के बाद 16 जीरो को लगा दीजिए, 625 उसका 16 जीरो लगा दीजिए, सोचिए एक कूलम चार्ज में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैं आपसे आई के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू को हम n इंटू ई अपॉन टी भी तो लिख सकते हैं, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, ठीक है। और करंट की यूनिट क्या होती है, सबको पता ही होगा, एक साइंटिस्ट एम्पियर, उन्हीं के नाम पे हम लोग एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं, मैं एसआई यूनिट का ही डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कितना हो रहा है एक चार्ज, इसका यूनिट देखिए, नॉर्मली यूनिट क्या होती है, मैंने फॉर्मूले से बताना सिखाया, इसका कूलम, इसका सेकंड, तो कूलम पर सेकंड होती है, लेकिन एक्चुअली एम्पियर होती है, साइंटिस्ट के नाम पे है तो एम्पियर लिख देते हैं, एसआई यूनिट इसे ही मानते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में कभी कभी 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन द 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूं, देखिए I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। अगर हम कह दें कि क्यू को 1 कर दो, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो कितनी देर में, 1 सेकंड में, तो 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी नहीं आई, इसी को डिफाइन कर दीजिए कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कितना आसान है कि अगर मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर ले लिया, ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। सिंपल डेफिनेशन, रटना थोड़ी डेफिनेशन, फॉर्मूले से ही मैंने आपको यूनिट बनाना सिखाया है, फॉर्मूले से ही मैं आपको डेफिनेशन भी बनाना सिखा रहा हूं। आप कितनी डेफिनेशन लर्न करोगे, कभी 1 एम्पियर की आएगी, 1 ओम की आएगी, 1 वोल्ट की आएगी, ऐसे जितनी भी यूनिट्स हैं सबकी डेफिनेशन आएगी आपकी, 1 वॉट की आएगी, है ना। तो बनाना नहीं, आपको रटना नहीं है, बनाना सीखिए डेफिनेशंस को, तभी फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। क्या आप पढ़ेंगे, 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में, तो हम कह देंगे उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। और करंट जो है, ये जो करंट है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, मतलब कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती इसमें, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया। अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग अगर चलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसमें करंट मेजर करने के लिए सर्किट में ऐसे ए करके ऐसे लगा दिया जाता है, इसका नाम होता है अमीटर। अमीटर से इसको हम मेजर कर लेते हैं कि अगर कोई काम होता है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, या और कुछ, मेनली करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। ऐसे ही आगे मैं पढ़ाऊंगा तो वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज होता है। ऐसे, अच्छा मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में जो फ्लो होता है करंट का, तो वो किसकी वजह से होता है, तो मेटल्स में आपको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। क्या होते हैं मेटल्स में,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि बताओ मेटल्स में आखिर करंट क्यों फ्लो होता है, तो आप बताओगे क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर इस पेन से करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो इसमें से भी करंट पास होने लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करते हैं हम लोग सोल्यूशन, उसमें कैसे करंट फ्लो होता है, या गैसेस में, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस आपको याद होगा होते हैं, उनके थ्रू करंट फ्लो होता है। इस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। इसको ध्यान रखिएगा कि मेटल्स में जो फ्लो होता है वो आपका वही होता है, ठीक है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल कह सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है पहले समझ लीजिए। टेस्ट चार्ज एक कोई भी स्मॉल नोन वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, कि मतलब कोई भी स्मॉल चार्ज है इसकी पता है वैल्यू कितनी होती है, जिससे कि अगर किसी रीजन में उसको दूसरे चार्ज के रीजन में लेकर के जाते हैं तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो जिस चार्ज के रीजन में उसको लेके गए हैं। बहुत ही स्मॉल सा होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रीजन में, मतलब सॉरी, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के जाते हैं तो वहां पे वोल्टेज को पॉजिटिव मानते हैं। ऐसे ही किसी नेगेटिव चार्ज के पास में अगर किसी नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव वोल्टेज मानते हैं, या पोटेंशियल सिंपली। तो पोटेंशियल होता क्या है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है। अब इस पॉइंट तक कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है, आप यहां से, यानी कि ये कहां है, इन्फिनिटी पे है, इसको इस पॉइंट पे हमें अगर मान लीजिए इसका कोई रीजन है, इस पॉइंट तक मान लीजिए हमें इसको लाना है इन्फिनिटी से, तो यहां तक जब लाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपल करेगा इसको, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई पढ़ नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ने के लिए आप पुश करेंगे, धक्का देंगे, अरे पढ़ लो, या कोई काम कराने के लिए उसको पुश करेंगे, तो आप समझ लो कि उसके अगेंस्ट एक काम कर रहे हो। वही आपका काम यहां भी करना पड़ रहा है कि इसको यहां तक लाने में काम करना पड़ेगा, किसके लिए, अगेंस्ट, इसके रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में। तो वही जो काम होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। सिंपल से डेफिनेशन तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, लेकिन समझना है आपको कि होती क्या है डेफिनेशन, ठीक है। कि किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के जो आप उसका इफेक्टिव एरिया होता है उसके अंदर तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे ही बोलते हैं विभव, यानी कि पोटेंशियल। तो इसका अब काम करना पड़ा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, भाई एक को लाए तो अपॉन 1, 2 चार्ज लाए तो अपॉन 2, तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है V का, वो फॉर्मूला बनता है कितना काम किया पर यूनिट चार्ज, यानी कि W/Q। इसका यूनिट क्या होता है, वैसे तो आप कह सकते हो जूल पर कूलम भी होता है, बिल्कुल सही लिख सकते हो आप जूल पर कूलम। अगर आपको वोल्ट नहीं याद आता है तो जूल पर कूलम, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है, ठीक है। और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन की जरूरत इसमें नहीं होती है। अब फिर वही आ गया कि सर 1 वोल्ट की डेफिनेशन फिर से बताइए क्या होती है। 1 वोल्ट डिफाइन करने को आ गया तो क्या करोगे, तो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अगर V का फॉर्मूला हमने लिखा 1, ये अगर हम कर दें कि 1 जूल का काम करना पड़ रहा है कब, 1 कूलम के चार्ज को लाने में, तो 1/1 क्या आएगा, 1 वोल्ट आ गया। कितनी अच्छी डेफिनेशन बन रही कि अगर 1 जूल का काम करना पड़े, मान लो ये कितना है 1 कूलम, और इसको यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा 1 जूल, तो अब क्या बोलोगे, पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, है ना। तो बस डेफिनेशन बन गई कि when 1 joule of work is to be done in bringing a unit positive test charge of 1 coulomb, then potential will be 1 volt। कितना आसान डेफिनेशन 1 वोल्ट की। बाकी आप बुक से भी आप देख सकते हैं, डेफिनेशन का मेन मीनिंग यही निकल रहा है कि 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम को लाने में, काम खत्म। अब इसके बाद एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी से देखिए रिलेट करके बताता हूं। अब मान लीजिए कोई यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पे, इसको इस जगह से लेकर के आप इस जगह लेके गए, तो भी तो कुछ काम करना पड़ा अगेंस्ट में। तो अगर एक पॉइंट से इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, वही आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इस पॉइंट पे कुछ अलग पीडी होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, यानी कि आप कह सकते हो VA माइनस VB या VB माइनस VA, आप ऐसे लिख लो VB माइनस VA,
ठीक है, ऐसे कर लो, ये हो गया। फॉर्मूला वही बनता है, W अपॉन Q का ही बनेगा, है तो काम करना यहां भी भाई, यहां कुछ रहा होगा पीडी पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल कुछ रहा होगा, जब दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या था, इन्फिनिटी से लाके ले आ रहे थे, यहां क्या इसी की फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मूला वही आएगा। आप देखो यहां पे रेस करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, VB माइनस VA, यूनिट भी वही होती है, वोल्ट होती है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना आज पॉसिबल हुआ है। अगर पीडी क्रिएट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर जिसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या था, बहुत ही आसान सा लॉ, आप सब लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या होता है ना। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंडक्टर्स पे दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया, ठीक है, और उसमें जब करंट फ्लो होने लगा तो वही अभी मैंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ करंट को फ्लो होने लगा और कुछ देर बाद रुक गया। तभी उन्होंने एक रिलेशन लगाया कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, आप समझ लो करंट फ्लो हो रहा है। एक और चीज बता दूं, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल डायरेक्शन मानी जाती है करंट की, कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है कि फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि आपसे ये करंट से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, तो ओम ने यही बताया कि जो करंट होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, इसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ने पे ये भी बढ़ेगा। ये चीज उन्होंने बताई, बट कंडीशन क्या दे दी कि टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, जो टेम्परेचर ऑफ द वायर है वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। यही तो ओम्स लॉ है कि द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता ही होगा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं R। यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है, V इज इक्वल टू IR, या R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाता है यहां से। और R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अच्छा, रेजिस्टेंस होता क्या है, आप रेजिस्टेंस को ऐसे समझिए कि ये ऑब्स्टैकल्स होते हैं आपके रास्ते के, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप रास्ते पर चलते हो तो खड्डे मिलते हैं आपको, हैं सेम वैसे ही जब करंट फ्लो होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो उसको भी रास्ते में, वायर के रास्ते में कौन मिलता है, उसको रास्ते में मिलते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो वो जैसे स्पीड अप करता है, सामने पॉजिटिव चार्ज से उसे लड़ गया, फिर वो रुकता है, फिर स्पीड अप नहीं बनाता है, फिर आगे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, फिर रुक जाता है। वही तो रेजिस्टेंस है। जैसे आप सड़क पे चलते हो और आपको गड्ढे मिल जाते हैं, ब्रेकर मिल जाते हैं, आपकी स्पीड धीरे हो जाती है, फिर ब्रेकर हटते हैं तो फिर स्पीड बढ़ जाती है आपकी। सेम करंट में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही फ्लो होते हैं। अब इसी पे आ जाता है कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही अपने आप से कंपेयर करिए कि जैसे अच्छी सड़क होगी, यानी कि अच्छी सड़क अगर बनी होगी तो आपकी स्पीड बढ़िया होगी, सेम वैसे जैसा मटेरियल आप लेंगे रेजिस्टेंस वैसा ही होगा उसका। जैसे आप कॉपर वायर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम वायर यूज कर रहे हैं, है ना, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आते हैं कि ये कंपनी का वायर यूज करो, ये कंपनी का वायर यूज करो। वो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस ही उन वायर्स का कम होता है, ये सिल्वर का रेजिस्टेंस और कम होता है। ठीक है, आप कभी पंखा वगैरह लेने जाएं अगर पापा के साथ अपने, तो आप देखेंगे वो बोलते हैं कॉपर वायरिंग का दीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही क्या दूसरी चीज क्या होती है कि थिकनेस कितनी है वायर की, जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्यों, आप खुद अंदाजा लगे, चौड़ी रोड होगी तो गड्ढे कम मिलेंगे आपको, कि आप साइड से बचा के निकल जाओगे, है ना, तो स्पीड कम हो जाए, मतलब स्पीड आपकी अच्छी बनी रहेगी। ऐसे ही मटेरियल पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। भाई अगर बहुत लंबी सड़क पे जा रहे हो तो ब्रेकर्स उम्मीदें ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इस तरह से इन्हीं कुछ चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हाई टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है। गर्मियों में आपने नोटिस किया होगा बिल ज्यादा आता है और लाइट भी ज्यादा कटती है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है घरों का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका था, V इज इक्वल टू आर आई, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, यूनिट ओम होती है। अब फिर 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 ओम कब मिलेगा, अगर हम 1 वोल्ट का पीडी क्रिएट करें, कब, जब करंट अब 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि मान लो एक ये वायर है, इसमें इसका
इसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हम ये बोलेंगे कि when 1 volt of potential difference is applied across the ends of a conductor and the current is flowing in that conductor is 1 ampere, then resistance of the conductor is said to be 1 ohm। बस हो गई डेफिनेशन। यार बुक से एक बार पढ़ लोगे ना तो सिस्टमेटिक तरीके से भी आप लिख लोगे, एटलीस्ट समझ में तो आगे आपको होगा मुझे लगता है। तो इसको ऐसे ही देखिए कि जब कोई वायर है जिसके एंड्स का पीडी कितना है 1 वोल्ट और करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस उस वायर का कितना होगा, उस कंडक्टर का 1 ओम होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। तो ओम्स लॉ उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन रूल यही होता है कि करंट जो होता है V से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और R का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है। अब इसी में दो कैटेगरीज आ जाती हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की दो कैटेगरीज क्या होती हैं ओम्स लॉ की, कि इसमें इन्होंने कैटेगराइज किया कि दो टाइप के रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। पहला ओमिक, ठीक है, और दूसरा नॉन ओमिक। ठीक है, अब ये क्या इन्होंने बताया, तो ओमिक रजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करें। इट मींस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके किस बीच, V और I के बीच, मान लीजिए आपने V और I के बीच एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, I क्या है करंट है और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आप कह दोगे कि हाँ ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसे ग्राफ बना देंगे 3 या 4 आपको और कह देंगे कि बताओ कौन सा जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं मिल रही है मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है ऐसा, या फिर इसी में ऐसे बना लो, है ना, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहीं पे याद आ गया है आपको, बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं जो आने के बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में। वो क्या करता है, ऐसे ही ग्राफ बना देगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ग्राफ बना दिया और एक ऐसे बना दिया एक ऐसे बना दिया। सपोज ये A दे दिया, ये B दे दिया, इधर आपका I दे दिया, इधर आपका V दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताओ पहली बात तो इसमें ओमिक रजिस्टर कौन है इन दोनों में, तो आप क्या बताओगे, ये दोनों ही ओमिक रजिस्टर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दूसरा पूछ लेगा बताओ इसमें कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, मतलब RA ज्यादा है कि RB, इनके बीच कौन सा साइन लगाएं, इधर को बड़ा लगाएं कि इधर को। तो कैसे करते हैं आप दिमाग लगाइए, अगर आपसे पूछ रहा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा तो हमेशा करंट वाले एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए इनसे। ये देखिए इसमें करंट कम फ्लो हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप देखिए तो वोल्टेज इसमें ज्यादा है कि नहीं, बी वाले का वोल्टेज ज्यादा है ए से, तो वोल्टेज ज्यादा अगर है, ज्यादा वोल्टेज आएगा तो करंट ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि अभी मैंने ओम्स लॉ में पढ़ा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहां पे वोल्टेज तो ज्यादा है लेकिन करंट कम है इसके कंपैरिजन में, तो ये इसका मतलब यही है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, यानी कि RB इज ग्रेटर देन RA, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम, इसलिए संभल के करिएगा। तो ओमिक रजिस्टर्स और नॉन ओमिक रजिस्टर्स, ओमिक रजिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं, जितने भी मेटालिक वायर्स होते हैं आपके हैं ये सारे ओमिक रजिस्टर्स में आ जाते हैं। नॉन ओमिक में क्या आता है आपका, अगर हम बात करें एलईडीज, जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं, आप 12th में पढ़ोगे, जंक्शन डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ये सारे आपके उसमें आ जाते हैं नॉन ओमिक रजिस्टर्स में। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करते हैं तो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहीं तक था आपका। ठीक है, और एक चीज और पूछ लेता यहां पर है कि ऐसे ग्राफ बना देगा, ठीक है, और ऐसे दे दिया, ये आपका है I, ये आपका है V, आपसे ये पूछ लेता है कि जो स्लोप बनाया जा रहा है, ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या बताता है। तो VI ग्राफ है, अगर ये ग्राफ देखिए IV ग्राफ इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे IV ग्राफ। तो IV ग्राफ है तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V ये निकल आता है, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर IV ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या बताता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और अगर यही VI ग्राफ है तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आएगा, तो ये क्या बताता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस बताता है, और 1 अपॉन R को हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस, या सिंपली आप 1 अपॉन R या कंडक्टेंस में से कुछ भी लिख दोगे तो आ जाएगा कंडक्टेंस। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना IV ग्राफ है ये, तो I इधर होगा V इधर होगा, अगर VI ग्राफ होगा तो कुछ ऐसा होगा, V इधर होगा I इधर होगा, मिलेगी स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन आपको बस ग्राफ का ध्यान रखना है। क्लियर है, हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक और आता है सुपर कंडक्टर्स का। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सुपर कंडक्टर्स एक ऐसी चीज होती है
कि सुपर कंडक्टर्स बहुत ही लो टेम्परेचर वाली चीजें होती हैं कि उनमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं जनरल लाइफ में कि किसी चीज का रेजिस्टेंस जीरो कर दें। ये वही बात हो गई जैसे फ्रैक्शन को, बिल्कुल जैसे फ्रिक्शन आपका हमारी अर्थ पे लगता है, फ्रिक्शन, घर्षण, उसको जीरो कर दिया जाए तो पॉसिबल ही नहीं है जीरो करना। और जीरो हो जाएगा तो फिर अर्थ शायद सर्वाइव नहीं करेगा, कोई एक्सीडेंट्स होंगे, है ना। आपको पता ही होगा, आप एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि 11th-12th में कि फ्रिक्शन इज एन अननेसेसरी एविल, है ना, एक जरूरी बुराई है कह सकते हैं। ये जरूरी भी है लेकिन बुराई भी है। तो इसलिए वही चीज मैं यहां बता रहा हूं आपको कि सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे उनमें रेजिस्टेंस बहुत ही ना के बराबर होता है, बिल्कुल जीरो। तो अगर सोचो रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो ही होती रहेगी, है ना। मतलब एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ गई, फिर काम खत्म, ना बिल ना कुछ। तो ये सुपर कंडक्टर का एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। आप देख लेना एग्जांपल सुपर कंडक्टर के, ठीक है। नायोबियम वगैरह शायद कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जिनका लो टेम्परेचर पे ऐसा हो जाता है, बट एग्जैक्टली पॉसिबल यूज में नहीं हो सकता उसको, क्योंकि बहुत ही टफ वर्क है वो करना। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था आज, आपका ओम्स लॉ रिलेटेड, रेजिस्टेंस और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको आज डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड गुड नाइट।